जय हिंद। स्वागत सभी का पुनः चैनल और वीडियो जो कल आपने देखा अर्थात 18 अगस्त को जम्मू यूनिवर्सिटी के संदर्भ में पीएचडी का जो नोटिफिकेशन आया था 3 से 4 मिनट का वीडियो आपने देखा होगा, क्योंकि सूचनाएं आई थी अधूरी, सूचनाएं थी थोड़ी, इसीलिए आपको सूचनाएं दे दी। और 20 अगस्त को एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा भरना स्टार्ट और 20 सितंबर है लास्ट डेट। किस किस सब्जेक्ट में आई है पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, ये सभी जानकारी लास्ट वीडियो में आपको दे चुका हूं, तो उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा इस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अब बात करेंगे इस वीडियो में किन चीजों की, पहले वह सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद तय कीजिएगा वीडियो आगे देखना है या नहीं देखना है। पीएचडी के किस सब्जेक्ट में आई है, कितनी सीटें, ये आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है जम्मू यूनिवर्सिटी में, ये भी बताऊंगा। रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है इस यूनिवर्सिटी में, उसको भी बताऊंगा। और पीडब्ल्यूडी और साथ साथ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बच्चों के लिए क्या रिजर्वेशन है, क्या मेरिट क्राइटेरिया है और क्या अप्लाई करने की परसेंटेज है, उसको भी बताऊंगा। और यदि ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो क्या करेंगे, उसके बारे में भी बताऊंगा। और जो बच्चे पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन कहीं साथ में जॉब भी कर रहे हैं, उनको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और साथ ही कुछ कोर्सेज में इंटरडिसिप्लिनरी या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट में पीएचडी की सीटें आई हैं, उसकी भी जानकारी इसी वीडियो में आपको दी जाएगी। इसके साथ ही साथ एंट्रेंस का क्या पैटर्न रहेगा, इंटरव्यू का क्या पैटर्न रहेगा, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था कि एग्जामिनेटेड किसे रखा गया है, उसकी भी बात इस ही वीडियो में की जाएगी। एमफिल कर चुके बच्चों को और एमफिल कर रहे बच्चों को क्या लाभ होगा इस यूनिवर्सिटी में, और साथ ही साथ फीस की भी आपको चर्चा करनी है, वो आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा। तो ये 2-3 जानकारी आपको देनी है इस वीडियो में। अब वीडियो करते हैं शुरू। आपने तय कर लिया होगा वीडियो देखना है, छोड़कर जाना है या कमेंट करने हैं केवल, ठीक। कहां से शुरू करें? हाँ, 50% यदि आपके अंक हैं और यदि आप एससी हैं और एसटी हैं, आपके यदि मास्टर्स में 50% अंक हैं और आप यदि एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, और साथ ही साथ यदि आपने 1991 से पहले अपना पीजी पास किया है। फिर से कंडीशन समझ लीजिए, यदि आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से हैं, साथ ही साथ यदि आपने अपना मास्टर 1991 से पहले यानी कि सितंबर 1991 तक पास कर लिया है, तो इन 5 कैटेगरी 5 स्तर के बच्चों का यदि 50% अंक आया है एमए में, तो अप्लाई कर सकते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। दूसरी चीज, जो बच्चे 1991 के बाद एमए करे हैं, उसके साथ साथ जो बच्चे जनरल कैटेगरी में हैं, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं और जो बच्चे ओबीसी विदाउट क्रीमी लेयर में हैं, उन सभी के लिए 55% अंक होना जरूरी है मास्टर डिग्री में, चाहे आपका एमएससी हो, एमकॉम हो या फिर एमए हो। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बच्चे खासकर ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका पीडब्ल्यूडी का जो एरिया है, परसेंटेज है, यदि वो 39.99 है, तब आप पीडब्ल्यूडी कोटे के लिए एलिजिबल नहीं है, उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका परसेंटेज 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और मैंने बताया कि 39.99 है तो आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में नहीं आएंगे। और जितने भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चे हैं अप्लाई करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए, उनमें से किसी को भी पीएचडी की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है। आपको एग्जामिनेटेड किया गया है रजिस्ट्रेशन फीस से, एग्जाम मत समझ लीजिएगा, पहली चीज का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं सीट्स पर, किस सब्जेक्ट में आई हैं, कितनी सीट है। कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आई हैं 7 सीटें, 7 सीटें। और इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी के लिए समझ लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट में आपका मास्टर होना चाहिए। इस सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए एमटेक होना चाहिए और एमई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। उसके अलावा एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और एमएससी आईटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और एमसीए वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसमें आई हैं 7 सीटें। एजुकेशन, पीएचडी एजुकेशन में आई हैं 5 सीटें और पीएचडी एजुकेशन में केवल और केवल
एमएड पास बच्चे और एमए पास बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अपने एमएड के अंतिम सेमेस्टर या एमए के अंतिम सेमेस्टर में हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम दे चुके हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 55 और 50 का जो एरिया है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि किसको चाहिए 50, किसको चाहिए 55। रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स में ओनली फॉर मैथमेटिक्स के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। अलाइड सब्जेक्ट का इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। और एक सीट आई है एनवायरमेंटल साइंस में, आई है 10 सीटें। एनवायरमेंटल साइंस में आई हैं 10 सीटें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसमें एक विशेष चीज दी गई है। विशेष चीज ये दी गई है एनवायरमेंटल साइंस के बच्चे सुनिएगा कि 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन किन बच्चों को, उसको सुन लीजिए। यदि आप EWS कैटेगरी के हैं, PWD कैटेगरी के हैं और OBC कैटेगरी के हैं, नॉन क्रीमी लेयर के। लेकिन यदि आपके पास इनके सर्टिफिकेट हैं बने हुए भारत सरकार के द्वारा, तो ही आप इस श्रेणी में 5% का लाभ ले पाएंगे। PhD एनवायरमेंटल साइंस के बच्चे और खासकर SC ST भी, यानी कि SC ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS और उसके अलावा PS कैटेगरी के बच्चों पे यदि सर्टिफिकेट है तो आप 5% का लाभ ले पाएंगे एनवायरमेंटल साइंस में, जिसमें आई हैं 10 सीटें। सोशल वर्क यानी कि समाज कार्य में आई हैं 2 सीटें। इंटरडिसिप्लिनरी की जगह नहीं है। यदि आपने अपना मास्टर सोशल वर्क से नहीं किया है तब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे सोशल वर्क में। एक पाठ्यक्रम और आया है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट भी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि ओनली फॉर MBA के बच्चे ही इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं 55% के साथ में। SC ST और PWD को इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का, यानी कि 50% पर अप्लाई करेंगे। और 4 सीटें इसमें आई हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट वाले कोर्स में PhD में। टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, जिसको TTM भी बोलते हैं, इस कोर्स में आई हैं 5 सीटें PhD की। इस कोर्स में कौन अप्लाई करेगा उसको भी सुन लीजिए। MBA यदि आपने किया है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट से, MBA यदि आपने किया है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट से, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MTM और MTA, ये कोर्स का नाम तो मुझे भी नहीं पता डिटेल में, लेकिन आप देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टर वेबसाइट पे कि MTM और MTA प्लस MBA में TTM वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST वाले 50% अप्लाई कर सकते हैं और PWD वाले भी। ठीक है, अगला है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन PhD, 5 सीटें हैं। इसमें भी MBA के बच्चे अप्लाई करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अलाइड सब्जेक्ट की कोई लिस्ट नहीं आई है। फिजिक्स भौतिकी में आई हैं 4 सीटें और फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में भी अलाइड सब्जेक्ट का कोई जिक्र नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है। यानी कि यदि आपने अपना MSc फिजिक्स से किया है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। फिजिक्स के अंदर इसमें 4 सीटें हैं। केमिस्ट्री में आई है 1 सीटें, बॉटनी में आई हैं 2 सीटें। केमिस्ट्री और बॉटनी में भी कोई अलाइड सब्जेक्ट का लिस्ट या जिक्र नहीं है। हाँ, बॉटनी में जरूर है, उसका हम जिक्र कर देंगे, गलती हो गई। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट नहीं दी गई है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना MSc फिजिक्स से या MSc केमिस्ट्री से किया। लेकिन बॉटनी में अप्लाई करने के लिए इसमें 2 सीटें आई हैं। यदि आपने अपना बॉटनी से MSc किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपने MPhil किया है बॉटनी से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने बायोटेक्नोलॉजी से किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने लाइफ साइंस से किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने इसके अलावा बॉटनी, लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में अपना स्पेशलाइजेशन लिया है बॉटनी, तो भी अप्लाई कर सकते हैं बॉटनी PhD में 2 सीटों के लिए। अगला डिपार्टमेंट है कंपैरेटिव रिलीजियस एंड सिविलाइजेशन, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि मैं अगर अप्लाई करता इस यूनिवर्सिटी में भविष्य में कभी या वर्तमान में, तो मैं इसी सब्जेक्ट में अप्लाई करता, कंपैरेटिव रिलीजियस एंड सिविलाइजेशन। इसके अंदर 2 सीटें आई हैं और इसके अंदर बहुत अच्छे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, जैसे कि यदि आपने अपना MA किया है कंपैरेटिव रिलीजियस से, यदि आपने अपना MA किया है हिंदुज्म से, यदि आपने अपना MA किया है जैनिज्म से या बुद्धिज्म से या क्रिश्चियनिटी से या इस्लाम से या सिखिज्म से, यानी कि हिंदुज्म हो, इस्लामिज्म हो, क्रिश्चियनिज्म हो, जैनिज्म हो, बौद्धिज्म हो और उसके अलावा सिखिज्म हो, और उसके अलावा यदि आपने अपना MA किया है डिवाइनिटी अलाइड सब्जेक्ट जैसे सबलर से और थियोलॉजी से, यानी कि ये 7 सब्जेक्ट यदि आपने अपना MA, MSc, MCom, MSc किया है इन फिलोसफिकल सब्जेक्ट में, तो आप कंपैरेटिव रिलीजियस एंड सिविलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए यूनिवर्सिटी जम्मू में। 2 सीटों के लिए अब आते हैं हिंदी सब्जेक्ट पे। हिंदी सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए यदि आपने भाषा विज्ञान से MA किया है, यदि आपने भाषा विज्ञान से MA किया है, अनुवाद से MA किया है, यानी कि ट्रांसलेशन से MA किया है, भाषा शिक्षण से MA किया है, तब आप यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में PhD के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या
जी हाँ, यदि आपने भाषा विज्ञान से, भाषा शिक्षण से, भाषा प्रौद्योगिकी से या हिंदी अनुवाद से किया है एमए, तो आप पीएचडी इन जम्मू में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपना एमए किया है हिंदी या हिंदी साहित्य से, तो ही अप्लाई कर सकते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, जिसमें आई हैं 8 सीटें पीएचडी के लिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट बात करेंगे, इसमें आई हैं 3 सीटें और एमबीए के बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, आप सभी जानते हैं। नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज बहुत गंभीर, सुरक्षात्मक, भारतीय सेना का मेरुदंड है ये विषय, और इस विषय है नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टडीज, जिसमें आई हैं 5 सीटें। इंटरडिसिप्लिनरी का तो लिस्ट नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं डिफेंस के बच्चे हों, मैथमेटिक्स के बच्चे हों, फिजिक्स के बच्चे हों और साथ साथ टेक्नोलॉजी के बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। पीसीएम का होना मस्ट तो नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स एंड डिफेंस का होना जरूरी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसमें आई हैं 5 सीटें। नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टडीज में इंग्लिश डिपार्टमेंट में चलते हैं, जिसमें आई हैं 4 सीटें। इसमें अप्लाई करने के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी लंबी चौड़ी लिस्ट है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की, और ये 18वां सब्जेक्ट है पीएचडी का, ये लास्ट सब्जेक्ट है पीएचडी का, इसका नाम है पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आई हैं टोटल 4 सीटें। किस सब्जेक्ट के बच्चे कर सकते हैं अप्लाई, अब आप उसको सुन लीजिए। पहला है इसमें साइकोलॉजी, दूसरा है सोशियोलॉजी, तीसरा है इकोनॉमिक्स, चौथा है मैनेजमेंट, 5वां है पॉलिटिकल साइंस। फिर से सुन लीजिए सब्जेक्ट। यदि आपने अपना एमए, एमएससी, एमकॉम किया है साइकोलॉजी से, साइकोलॉजी के अलावा फिलॉसफी से, फिलॉसफी के अलावा इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स के अलावा पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिकल साइंस के अलावा मैनेजमेंट से, तब आप अप्लाई कर सकते हैं पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले सब्जेक्ट में, जिसमें आई हैं 4 सीटें। इस बात का विशेष रूप से रखिएगा ध्यान, और इसके साथ ही साथ 55 वाला और 50 वाला क्राइटेरिया देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। सीट की जानकारी आपको मैंने दे दी, और उसके अलावा एग्जाम डेट की भी जानकारी दे दी। रिजर्वेशन की पॉलिसी जो GOI है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेगुलेशन है भारत सरकार का, उसके अकॉर्डिंग ही लागू होगी। शेड्यूल कास्ट को मिलेगा 15% का आरक्षण, शेड्यूल ट्राइब को मिलेगा 7.5% का आरक्षण, और ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको मिलेगा 27% का आरक्षण। जी हाँ, अदर बैकवर्ड क्लास के बच्चे ओबीसी कैटेगरी प्लस नॉन क्रीमी लेयर को मिलाकर मिलेगा 27% का, पीडब्ल्यूडी को मिलेगा 5% का, और ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 10% का रिजर्वेशन। इस बात का ध्यान रखिएगा। और पीडब्ल्यूडी वाले चीज ध्यान दें विशेष रूप से, पीडब्ल्यूडी के बच्चे ध्यान दें विशेष रूप से, जो आपका हॉरिजेंटल होता है ना, क्योंकि आपकी जो ब्लैंड लाइन्स की वो होती है ना कैटेगरी, अलग अलग 4-5 कैटेगरियां होती हैं, तो उसके अनुसार आपको मान्यता मिलेगी पीएचडी में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा सभी कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहे हैं। और पीएचडी के लिए पीडब्ल्यूडी बच्चों को फीस नहीं देनी है। और यदि आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते वक्त आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, आपको स्कैन करके अटैच करना होगा। यदि अटैच नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म नॉट ए कैटेगरी में आएगा, आप जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्राइटेरिया पे, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। 70 नंबर का आपका होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 30% का होगा इंटरव्यू। 70 नंबर का होगा एंट्रेंस, 30% या 30 नंबर का होगा इंटरव्यू। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 50% नंबर लाने होंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इंटरव्यू को देने के लिए। और यदि आप SC में आते हैं, ST में आते हैं, OBC में नॉन क्रीमी लेयर आते हैं, पीडब्ल्यूडी में आते हैं, तो आपको लाने पड़ेंगे 45% नंबर। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज पे चलते हैं, फेलोशिप टेस्ट। यदि आपने यूजीसी या CSIR का नेट JRF पास किया है, यदि आपने यूजीसी या CSIR का नेट JRF पास किया है, तो आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यदि आपने नेट पास किया है, सेट पास किया है, गेट पास किया है, और इसके अलावा यदि आपने स्लेट, एक सेट होता है, एक स्लेट होता है, ये सब प्रवेश परीक्षाएं यदि आपने पास कर चुके हैं, तो आप फेलोशिप के लिए 100% एलिजिबल हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में। क्योंकि बहुत समस्या होती है सवालों की कि सर फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सेंटर में मिलती है, स्टेट में नहीं मिलती है, प्राइवेट में मिलती है, तो इस यूनिवर्सिटी में फेलोशिप उन्हीं को मिलेगी जिनके ये प्रवेश परीक्षाएं पास होंगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेकिन जो बच्चे नेट पास नहीं है, JRF पास नहीं, उनको फेलोशिप मिलेगी। इसके लिए आप विजिट करिएगा वेबसाइट का, बात करिएगा वेबसाइट के अंतर्गत दिए गए डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, उनसे बात करके कंसल्ट कीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले, भरने के बाद ऐसा ना हो कि एडमिशन लेने के बाद आपको पता लगे कि फेलोशिप तो दी नहीं जाती है, मैंने नहीं बताया, वेबसाइट ने। थोड़ा आप भी मेहनत करिए ना कि फेलोशिप मिलती है कि नहीं मिलती है, फैकल्टी कैसी है कि कैसी नहीं है, लाइब्रेरी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एरिया ऑफ यूनिवर्सिटी कैसा है, ये सब जानने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि एडमिशन लेने के बाद अफसोस हो आपको कि अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ से चली जाए, अच्छा कैंपस चला जाए, अच्छी फैकल्टी चला, पता लगा फंस गया किसी यूनिवर्सिटी में। ना कि जम्मू यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटी का पहले भौगोलिक वातावरण, कल्चरल वातावरण, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसी, इन सबको जानने समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। सबका विशेष ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे नोटिफिकेशन में। और क्या कहता है नोटिफिकेशन? कहता है कि वॉइस वाइवा, जम्मू कश्मीर की कंडीशन जो है इस समय देश में और राज्यों से डिफरेंट रहती है। ठीक है, लास्ट ईयर तो ऑफलाइन हुआ था इंटरव्यू, एंट्रेंस हुआ था ऑनलाइन।
एंट्रेंस हुआ था ऑनलाइन, इंटरव्यू हुआ था ऑफलाइन, और इस बार को लेकर संभावनाएं भी तय नहीं है कि एंट्रेंस और इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इसीलिए वेबसाइट का अपनी ईमेल आईडी का समय समय पर विजिट करते रहिएगा, इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। जनरल, ओबीसी और ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस को बच्चे को देने होंगे 1000 रुपये की नामांकन फीस, एससी एसटी को 500 रुपये, पीडब्ल्यूडी को कोई फीस नहीं देनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, मास्टर कंप्लीट नहीं हुई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, सेकंड सेम का एग्जाम दे चुके हों, या थर्ड ईयर के बच्चे हैं, सॉरी अगर आप थर्ड ईयर में आ चुके हैं, फोर्थ का एग्जाम दे चुके हैं, अप्लाई कर सकते हैं। गलती से निकल गया सेकंड सेमेस्टर, उसको क्षमा कीजिएगा। और यदि आप अपना एमए 2 साल 3 साल 1 साल पहले अप्लाई कर चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यदि आप किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अप्लाई करें, तो आपके पास अप्लाई करते वक्त कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। अब कुछ और जरूरी बात है जो मैंने पहले आपको छोड़ दी थी, प्रोस्पेक्टर का पेज नंबर 6 है, और पेज नंबर 6 में हम जाएंगे रूल्स नंबर 19 यानी कि 19 पे। 19 का रूल यही कहता है कि यदि आपने अपना एमए, एमएससी, एमकॉम डिस्टेंस माध्यम से किया है, गला सूख के पानी पी ले गया, यदि आपने अपना एमए, एमएससी, एमकॉम डिस्टेंस माध्यम से किया है तो आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थानों का रिकॉग्नाइजेशन लेटर होना चाहिए। यानी कि मान्यता प्राप्त संस्थान कौन कौन से हो सकते हैं जिसे डिस्टेंस एजुकेशनल काउंसिल, क्योंकि अभी कुछ हफ्ते पहले शायद 4 अगस्त को लिस्ट आई है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, उसके अंदर उसका नाम होना जरूरी है। इसके अलावा यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो, इसके अलावा एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त हो, इसके अलावा एआईयू से मान्यता प्राप्त हो। ये सभी शैक्षणिक संस्थान हैं जो विश्वविद्यालयों को, यूनिवर्सिटीज को मान्यता देते हैं। इसीलिए आपने जिस भी विश्वविद्यालय से, डिग्री कॉलेज से अपना एमए, एमएससी, एमकॉम किया है तो देख लीजिएगा मान्यता प्राप्त है या नहीं। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप, और हाँ ये मत समझिएगा कि आपने एमए, एमएससी, एमकॉम डिस्टेंस से किया, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए। आपने चाहे रेगुलर माध्यम से पढ़ाई की हो, डिस्टेंस माध्यम से पढ़ाई की हो, एनआईओएस माध्यम से पढ़ाई की हो, ओपन माध्यम से पढ़ाई की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या 55% के एरिया में आते हैं, दायरे में आते हैं, नेट जेआरएफ है नहीं है, अप्लाई कीजिएगा, बेझिझक कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पानी की बोतल हाथ में है, पानी पी नहीं पाया, 3 बातें और बतानी है, 10 सेकंड का वेट कीजिएगा। हो गए 10 सेकंड। पॉइंट नंबर 20 कहता है, प्रोस्पेक्टर का पेज नंबर 6 पॉइंट नंबर 20 कहता है, एंट्रेंस टेस्ट डेट एंड वेन्यू डिटेल विल बी कंसीडर एंड क्लोजिंग ऑन। हाँ, अब देखिए स्पष्ट कह दिया है कि जब 20 सितंबर के बाद रजिस्ट्रेशन डेट क्लोज हो जाएगी, उसके बाद ही वेबसाइट पर शेड्यूल आएगा और मोड भी आएगा और वेन्यू भी आएगा कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कहां पर होगा ये भी आएगा, डेट टाइमिंग। इसीलिए अभी प्रोस्पेक्टर में एंट्रेंस को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और हाँ, एक चीज और बताई थी मैंने, जो बच्चे कहीं जॉब करते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी में, तो उनको एक सर्टिफिकेट लगेगा, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि आप कहीं जॉब करते हैं वर्तमान में, क्योंकि अप्लाई करते वक्त आपसे पूछेगा आर यू एम्प्लॉय या अनएम्प्लॉयड, तो जैसे एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन खुल जाएगा सर्टिफिकेट नंबर या सर्टिफिकेट। तो यदि आपके पास नहीं है और आप जॉब करते हैं तो उसको नो कर दीजिएगा, और यदि आप कहीं जॉब करते हैं उसको यस करिएगा, सर्टिफिकेट अटैच करिएगा, क्योंकि जॉब करने वाले कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट जरूरी है और उनको एक्स्ट्रा कुछ परसेंटेज में वेटेज का लाभ तभी मिल पाएगा जब आपके पास में सर्टिफिकेट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। रूल्स नंबर 15 कहता है, रूल्स नंबर 15 भी कहता है कि इन केस ऑफ द गैप बिटवीन क्वालिफाई एग्जामिनेशन इन द ईयर स्कीइंग एडमिशन द यूनिवर्सिटी कैंडिडेट विल बी स्वीकृत सबमिट टू अंडरटेकिंग। हाँ, अब देखिए एक नियम और आ गया। यदि आपका एमए के बाद या बीए, जैसे मान लिया आपने बीए कर लिया 2015 में, एमए करा आपने 20 में, तो 5 साल का एक गैप आ गया। तो इस 5 साल के गैप के लिए आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म अटैच करके देना होगा, या जब आप फॉर्म भरेंगे हो सकता तब ऑप्शन आ जाए, नहीं तो वेबसाइट को सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको फॉर्म मिल जाएगा। नहीं तो विभाग से बात कीजिएगा, विभाग अध्यक्ष से बात कीजिएगा कि हमारा 2 डिग्री के बीच में 3 या 5 साल का गैप है, तब हम अंडरटेकिंग का फॉर्म कहाँ से अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, कैसे इसको अटैच करें, इसकी जानकारी ले लेगा। नहीं तो फॉर्म की एक छोटी सी गलती आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है, पैसा बर्बाद कर सकती है, 1 साल बर्बाद होगा और आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना भी टूट जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। यही थी छोटी मोटी जानकारियां इस यूनिवर्सिटी की जो मैंने आपको दी। और हाँ, प्रपोजल रिसर्च, पुराने क्वेश्चन पेपर, कैसे पेपर आएंगे, ये बेहुदगी वाले सवाल मत कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी तो आप पहले फॉर्म भर लीजिए,
पहले फॉर्म भरना सीखिए, फॉर्म भरने के बाद बात करेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर की, क्वेश्चन की, एंट्रेंस के पैटर्न की, सिनॉप्सिस की। जब आएंगी बारी उसकी, अभी अभी बारी है फॉर्म भरने की। पहले फॉर्म भरिए, मैं हूं ऐसा समझिए, अपने सवाल छोड़ते रहिए, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे, समय पर दिए जाएंगे। देर हो जाती है लेकिन जवाब आपको मिल ही जाते हैं। सभी का फोन नहीं उठा पाता हूं, क्षमा कीजिए, क्योंकि नंबर सभी को देना तो सही है लेकिन आप कभी भी फोन कर देते हैं, चाहे रात के 2 बजे, चाहे दिन के 2 बजे, चाहे शाम के 2 बजे। आपकी भी एक लाइफ होती है तो मेरी भी एक लाइफ है, तो समय में का उपयोग कीजिए। कभी भी फोन मत कीजिए, जरूरी हो तो मेल कीजिए, बहुत जरूरी हो तो कमेंट कीजिए। हर बात पे कमेंट नहीं किया जाता है। वीडियो को देखना, वेबसाइट को पढ़ना और प्रोस्पेक्टर को जरूर पढ़िएगा, जरूर सर्च कीजिएगा और उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। फॉर्म भरने में लगता है 1 घंटा, एक छोटी सी गलती 1 साल बर्बाद कर देगी आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की ये थी फुल डिटेल आपको जो मैंने दी। अब कोई मन में सवाल आपके हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आपके सवाल में होगा दम तो मिलेगा आपको जवाब, और सही समय पर मिलेगा जवाब। और फॉर्म किसी कैफे वाले से मत भराइएगा भैया, कैफे वाले ने फॉर्म में गड़बड़ कर दी तो हो जाएगी दिक्कत। हाँ, बहुतों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, बीएचयू से लेकर जेएनयू तक, और सीयू सेट से लेकर यूजी की बात कर रहे हैं। बहुत से बच्चों के सीयू सेट के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं या पेमेंट खराब हो गई है, क्योंकि कैफे वालों को इतनी समझ नहीं होती है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। इस बात का रखिएगा ध्यान। फॉर्म भरिए अपने आप, नहीं तो किसी ऐसे विद्यार्थी व्यक्ति से फॉर्म भरवाइए जिसने पहले भरा हो या जिसको जानकारी हो यूनिवर्सिटी के स्टडीज में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, मैंडेटरी होती है। इस बात का विशेष ध्यान लेते हैं। विदा, किसी और वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। बहुत तेजी से बोला वीडियो और बहुत स्पीड से बोला वीडियो, बहुत सी बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी, स्पष्टता भी कम रही होगी, उसके लिए मैं हूं आपसे क्षमा प्रार्थी, क्योंकि लगभग 4 दिनों की भड़ास है वीडियो बनाने की, तो वही निकल रही है। आज नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म की। मैंने कहा ना कि सीयू सेट के आने के बाद यूनिवर्सिटीज की बाढ़ आ जाएगी फॉर्म आने की, और वही बाढ़ आ गई है। समस्याएं ये हैं कि किस किस का वीडियो कितने दिन में दिया जाए, ये भी एक बड़ी समस्या है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। सवाल कर दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा और माता पिता और पुस्तकालयों का आदर करते रहिएगा। सलाम।